हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से सभी का CMAS यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, मैं हूँ बजरंग और आप देख रहे हैं CMAS यूट्यूब चैनल। हमारा प्रकरण था रोगों से संबंधित। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि रोगों के बारे में जो 5-6 वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है। तो इसके बाद में थोड़ा सा पीछे वाला मैं रिवाइज बता देता हूँ कि विषाणु जनित जो रोग हैं वो विषाणु जनित रोग की मैंने एक लाइन बताई थी। वो लाइन आपको ध्यान में होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लाइन याद है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगभग अपने क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं और रोगों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। हमारे जो 4 लाइन बताई गई थी CMAS यूट्यूब चैनल के साथ, जो लाइन बताई गई थी वो आपके ध्यान में भी होगी। और प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे और आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आप ये देखिए कि अभी से हम तैयारी में जुट जाएं। एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है दोस्तों, है ना। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए CMAS यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत रखते हुए आगे बढ़िए। आपको जरूरी सिलेक्शन मिलेंगे, कामयाबी जरूरी हासिल होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम प्रकरण करते हैं कि रोगों से जो विस्तृत हम जानकारियां प्राप्त रोगों से संबंधित हम विस्तृत जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो कल हो गया था छोटी माता वाला रोग, है ना। आशा करता हूं कि छोटी माता आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश नाम ध्यान में रखना है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? चिकन पॉक्स। क्या कहेंगे? चिकन पॉक्स। ये अब देखिए इसमें कौन सा होता है कि दूसरा जो रोग है वो रोग हम पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना न भूलें और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि देख तो बहुत से लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी किया करो। ठीक है, अब देखें कि हम पढ़ेंगे आज कौन सा? पीलिया रोग। पीलिया रोग। पीलिया रोग को क्या बोलेंगे हम? साथ साथ इनके उपनाम भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पीलिया रोग को बोलेंगे हम इंग्लिश में हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या इसे बोलेंगे हम जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी किसे कहा जाता है? जॉन्डिस पीलिया को ही कहा जाता है। फिर अगर ये देखें तो प्रत्येक रोगों के बारे में हमने वो 4 बातें पढ़ी थी। पहला अगर देखें तो कौन सा उसके संबंधित हम जीवाणु या प्रोटोजोआ या कवक। दूसरा संक्रमण किसके कारण होता है। तीसरा प्रभावित अंग किसके कारण होता है। चौथा उसका टेस्ट या उपाय। वैसे ही हम यहाँ जीवाणु जनित रोग में वो 4 फैक्ट जानेंगे और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके साथ जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ये विषाणु जनित है तो इसका क्या आ जाएगा? विषाणु। ठीक है, विषाणु क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। अब ये देखें कितने प्रकार का? A, B, C, D और E, ये इतने हेपेटाइटिस होते हैं। उसमें सबसे घातक कौन सा होता है? बी वाला, सबसे घातक हेपेटाइटिस। तो ये पूछ सकता है कि पीलिया रोग में सबसे घातक कौन सा होता है। ऑप्शन ये दे सकते हैं A, B, C, D में से। ठीक है, तो सबसे घातक कौन सा होगा इसमें? बी, हेपेटाइटिस बी। फिर देखें तो संक्रमण। संक्रमण दूषित जल व भोजन से संक्रमण, इनसे संक्रमण हो सकता है। यानी माध्यम क्या फैलने का पीलिया रोग का? तो दूषित जल व भोजन। फिर अगर देखें तो प्रभावित अंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा? यकृत। यानी इसमें प्रभावित अंग कौन सा होगा? लीवर। ठीक है, याद रखेंगे आप भी कि पीलिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? यकृत या लीवर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन यही आया हुआ है कि पीलिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है। तो क्या आंसर होना चाहिए? लीवर या यकृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उपाय के लिए विभिन्न प्रकार की सार से दवाएं बनी हुई हैं, तो हम उसके एक एथोटिक नहीं है वो चीज नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर देखें तो ब्लूमबर्ग ने
हेपेटाइटिस बी को घातक बताया था, यानी घातक, जिसे मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। यानी एड्स के बाद सबसे ज्यादा घातक विषाणु जनित रोग है, वो रोग कौन सा है? पीलिया रोग या हेपेटाइटिस रोग है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। और देखें इसमें क्या होता है। हेपेटाइटिस बी से यानी बिलू रूबिन वर्णक का ज्यादा स्राव होने लगता है। और कहां से? यकृत। ये क्या होता है? विष से भी हानिकारक होता है और रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिससे आंखें और नाखून क्या होने लगते हैं? पीले होने लगते हैं, जो विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम पीलिया रोग से संबंधित प्रमुख तथ्य हमें पता होना चाहिए, फैक्ट हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वापस देखें कि पीलिया रोग जो है, वो पीलिया रोग में सबसे पहले अगर देखें तो उपनाम क्या है? हेपेटाइटिस। दूसरा जॉन्डिस भी कहा जाता है दोस्तों इसे। फिर तीसरा अगर देखें तो इसमें विषाणु कौन सा होता है? विषाणु 5 प्रकार के हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई दोस्तों। ठीक है, फिर संक्रमण देखें तो क्या? दूषित जल या भोजन, प्रभावित अंग जो होगा वो लीवर या यकृत। ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी को घातक रोग माना दोस्तों, और वो भी अगर यहाँ देखा जाए तो घातक किससे? यानी एड्स के बाद सबसे ज्यादा घातक जो रोग होगा वो रोग को कौन सा माना गया है? ब्लूमबर्ग के अनुसार दोस्तों हेपेटाइटिस ही माना गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों प्लीज़ हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुंच पाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वीडियो तुरंत देख पाएंगे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, पहला कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट रोग देखें, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दूसरा या जो भी है तीसरे नंबर का रेबीज। ठीक है, वही हम करेंगे इसमें भी। क्या उपनाम इसे हाइड्रोफोबिया क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया, या इसे क्या कहेंगे? जल भित्ति रोग कहते हैं। ये तो क्वेश्चन आ सकता है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? यानी कौन सा विषाणु जनित रोग है जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? विषाणु अगर देखें तो रे से रेबीज, तो रे से रेहब्डो। ठीक है, रेब्डो। संक्रमण यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें प्रभावित अंग होगा। ये तो संक्रमण है, संक्रमण कुत्ते या बिल्ली या लोमड़ी के काटने से, क्योंकि इनके लार ग्रंथि में ये भयंकर वायरस पाया जाता है। प्रभावित अंग क्या हो जाएगा इसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी संपूर्ण अगर यहाँ देखा जाए तो संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या ये है कुत्ते, बिल्ली या लोमड़ी के काटने से होने वाला रोग, क्योंकि बिल्ली या कुत्ते या लोमड़ी की लार में क्या पाया जाता है? रेब्डो वायरस पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पहले वापस देखें। रेबीज का विषाणु पूछे आपसे तो क्या देंगे? रेब्डो। क्वेश्चन क्या आ सकता है? रेबीज रोग का विषाणु है तो क्या दें आंसर? रेब्डो वायरस। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी से काटने वाला विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो आंसर होना चाहिए रेबीज। प्रभावित अंग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, CNS। ये हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र वाले में। अगर कई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप क्रमबद्धता से
जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वहाँ पर पढ़ाए गए वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे ब्लड तंत्र पूरे पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। एसिड्स के बारे में, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वाला बता दिया गया। तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियो को ओपन करके आप वहाँ से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। देखो प्रभाविता उपाय, उपाय में क्या है, रेबीज रोधी टिक्के की टिक्का, है ना, रेबीज रोधी टिक्का। अब देखो रेबीज रोधी टिक्का, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि रेबीज रोधी टिक्के किस रोग के लिए उपयुक्त है। रेबीज के लिए है, सभी को पता है, इतना जनरल क्वेश्चन आएगा भी नहीं। लेकिन रेबीज रोधी टिक्के की खोज किसने की, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। खोजकर्ता का नाम पूछेगा, उस खोजकर्ता का नाम क्या है, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, है ना, पहले भी आया था ये। हमने रोगों का चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ध्यान में होना चाहिए, लुईस पाश्चर ने। और रेबीज रोधी टिक्के की खोज भी किसने की है दोस्तों, लुईस पाश्चर ने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वापस एक मिनट रिवाइज कर लें, ताकि बार बार सुनने से आपको क्या है कि हमारे मस्तिष्क में स्थायी प्रतिबिंब बन जाए और हमें एग्जाम हॉल तक ये चीज़ें ध्यान में रहें दोस्तों। तो वापस देखें पहले कि रेबीज रोग का उपनाम क्या है। अगर आपसे उपनाम पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोफोबिया या जलबीती रोग होना चाहिए। फिर विषाणु अगर पूछे तो क्या होना चाहिए, रेबडो। संक्रमण क्या है, कुत्ते या बिल्ली या लोमड़ी के काटने से होता है। प्रभावित अंग क्या है, तो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS। और उपाय पूछे तो कौन सा होना चाहिए, रेबीज रोधी का टिक्का। लेकिन रेबीज रोधी टिक्का उपाय ने पूछ कर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि रेबीज रोधी टिक्के की खोज किसने की, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, लुईस पाश्चर ने। और पीछे बताया गया था कि लुईस पाश्चर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो लुईस पाश्चर ने दिया था कौन सा, यानी रोगाणु सिद्धांत, पैथोजन थ्योरी दी थी। किसने दी थी, पैथोजन थ्योरी दोस्तों। तो आपको ध्यान में भी होगा, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ें ध्यान में होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक ये रेबीज। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन है पोलियो। हाँ, मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, पोलियो से मोस्ट क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो पोलियो, पोलियो के बारे में देखें। पोलियो, पीलियो अलग है, पोलियो अलग है। कई बार हम हड़बड़ाते में एग्जाम में हॉल में क्वेश्चन करते हैं तो पूछता पीलिया के बारे में, आंसर उसका पोलियो देते हैं। पोलियो के बारे में पूछता तो उसका पीलिया देते हैं। ये ध्यान रखेंगे जरूर, है ना। ये क्या है, पोलियो, ठीक। सब उपनाम देखो, बाल पक्षाघात, बाल पक्षाघात कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। विषाणु अगर देखें तो क्या है, पोलियो माइलेटिस, पोलियोमाइलेटिस, है ना। पोलियोमाइलेटिस एक क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है पोलियोमाइलेटिस, जिसका अर्थ होता है यानी कि मेरुरज्जु में प्रज्वलन उत्पन्न करने वाला। पोलियोमाइलेटिस का अर्थ होता है मेरुरज्जु में प्रज्वलन उत्पन्न करने वाला। संक्रमण देखें तो दूषित हवा, कुछ भोजन भी मान सकते हैं, पानी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें दूषित हवा से पोलियो होता है दोस्तों, ठीक है। प्रभावित अंग देखें तो वो कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पोलियो में। और उपाय के लिए अगर देखें तो उपाय में पहला क्या, पोलियो ड्रॉप, और दूसरा क्या है, साप का टिक्का, जिसे पोलियो का टिक्का भी कहा जाता है। पोलियो का टिक्का भी कहा जाता है, ये उपाय के लिए। तो पोलियो क्या है, पोलियो का उपनाम बाल पक्षाघात है। विषाणु क्या है, पोलियोमाइलेटिस है। संक्रमण क्या, दूषित हवा, भोजन, पानी, सबसे ज्यादा दूषित हवा से। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उपाय पोलियो की ड्रॉप, साप का टिक्का और पोलियो का टीका। ये तो यहाँ तक, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं दोस्तों किसके संबंध में, पोलियो के संबंध में। तो आप वो भी जानिए CMS यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पोलियो से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी
तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखें इसमें अन्य और महत्वपूर्ण क्या होते हैं। यहाँ तक तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन और साथ साथ भी हम जानें। सबसे पहले अगर देखें तो क्या है कि पोलियो ड्रॉप जो मुख से ली जाती है ना, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है दोस्तों, पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। मुख से लेने वाली जो ड्रॉप दी जाती है उसकी खोज क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और 2 बूंद जिंदगी के नाम से जो अभियान चलाया था वो कौन था? अमिताभ बच्चन, जिसने यूनिसेफ 1996 में यानी यूनिसेफ ने ब्रांड एम्बेसडर चुना था। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब तक भी वो शायद ऐड आता होगा टीवी वगैरह में, 2 बूंद जिंदगी की, जब भी पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो दूसरा अगर यहाँ देखें, साग का टिक्का की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जोनाथन साल्क ने। इन्हीं साल्क के नाम से इनके पोलियो के टिक्के को क्या कहा जाता है? साग का टिक्का। फिर अगर यहां देखें तो पोलियो टीकाकरण अभियान, पोलियो टीकाकरण अभियान कब चला था? तो 12 दिसंबर 1995। ध्यान में रखेंगे कि भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान कब की डेट है दोस्तों? 12 दिसंबर 1995। लेकिन कितने वर्ष तक के लिए? 3 वर्ष या इनसे कम बालकों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन भारतीय कल्याण मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संशोधन किया गया और पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत यानी 20 जनवरी 1996 से प्रारंभ की गई, जो संशोधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 वर्ष तक के लिए, तो ये डेट, ये क्या है? 5 वर्ष या इससे कम उम्र के बालकों के लिए पोलियो टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की गई। तो वापस अगर यहाँ देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि अगर दोनों डेट देता है, कहता है कि पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई, तो हम कौन सा चुनेंगे? 12 दिसंबर 1995 के दोस्तों। ठीक है, और ये पूछता है कि 5 वर्ष तक के बालकों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई, तो हम चुनेंगे 20 जनवरी 1996। ये यानी 5 वर्ष तक के बालकों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो वापस एक बार पुनः देखिए, पोलियो का उपनाम क्या है? बाल पक्षाघात। विषाणु क्या है? पोलियो माइलेटिस। संक्रमण क्या है? दूषित हवा, भोजन या पानी। प्रभावित अंग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उपाय क्या? पोलियो ड्रॉप की खोज पूछे तो अल्बर्ट साबिन दोस्तों। ठीक है, खोज अल्बर्ट साबिन ने की। साग का टिक्का भी उपाय है, पोलियो का टिक्का, जिसकी खोज एडवर्ड जोनाथन साल्क ने की। पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब है? 12 दिसंबर 1995, जो 3 वर्ष तक के बालकों के लिए। 5 वर्ष तक के बालकों के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो वह 20 जनवरी 1996 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये है। इसके बाद में अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा जो रोग है उससे संबंधित है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? यानी खसरा जैसे बोलते हैं मिजल्स, खसरा या मिजल्स। आशा करता हूं कि पोलियो वाला रोग आपको समझ में आ गया होगा। खसरा और मिजल्स और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, खसरा, तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसका जो विषाणु है वो क्या है? रूबिएला। ठीक है, और इस रोग को संयुक्त रूप से रूबिएला खसरा के नाम से भी जाना जाता है। संक्रमण अगर यहाँ देखें तो जो रूबिएला या जो खसरा रोग है उससे संबंधित यानी संक्रमण अगर देखें तो ये संक्रमण कैसे हो सकता है? यानी संपर्क से भी हो सकता है। ठीक है, दूषित वातावरण से भी हो सकता है। दूषित वातावरण जो हवा वगैरह है उनसे भी है। प्रभावित अंग इसमें देखें तो त्वचा होगी दोस्तों। ठीक है, और त्वचा भी अगर यहाँ देखें तो उस पर मिजल्स या रूबेला खसरा के द्वारा त्वचा पर दाग से उत्पन्न हो जाते हैं। और उपाय के लिए यानी खसरा या मिजल्स के नाम से ही क्या है? टीका। अब अगर यहाँ देखें तो 2019 में भी
क्या चला था, खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी, वो की गई थी जुलाई 2019 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। और जुलाई 2019 में कितने, यानी अगर देखा जाए तो 1.5 वर्ष से, अगर ये देखें तो 1.5 वर्ष से, या फिर अगर मान लें कि यहाँ पर 1.5 वर्ष की अपेक्षा 9 माह से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए सभी बालकों को खसरा मीजल्स या खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जो वर्तमान में भी क्या है, ये अभियान चल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान में रखेंगे कि खसरा मीजल्स से संबंधित भी एक अभियान चल रहा है वर्तमान में, जो जुलाई 2019 में चला था, जिसका नाम रूबेला खसरा टीकाकरण अभियान रखा गया है और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो जुलाई 2019 से प्रारंभ हुआ था। कितने, 9 माह से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए ये चलता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखें तो एक और है गलसुआ, मम्पस भी जिसे बोलते हैं ना, मम्पस गलसुआ। ये भी छोटा ही है, कुछ खास नहीं है इस रोग में भी। विषाणु क्या है, पैरामिक्सो, ठीक है। संक्रमण देखें तो क्या है, पेरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। बताया था पेरोटिड का सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों। प्रभावित अंग क्या हो गया इसमें, तो गला या लार ग्रंथि, ठीक है। और उपाय के लिए विभिन्न प्रकार की यहाँ दवा वगैरह हैं, देसी उपाय भी होते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अगर देखें कि गलसुआ या मम्पस में कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है, तो पेरोटिड लार ग्रंथि, या इसका विषाणु का नाम क्या है, तो इसका हम क्या देंगे, पैरामिक्सो विषाणु नाम देंगे, जिसका गलसुआ या मम्पस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज अगर देखें तो इतने हम रोग पढ़े, एक और पढ़ लेते हैं साथ में ही, डेंगू वाला हो, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर देखें तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इससे क्या है कि थोड़ा सा एक वीडियो और बन जाएगा, वो सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, कौन सा, डेंगू का विषाणु देखें तो आर्बो वायरस, संक्रमण मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से, ठीक है। मादा एनाफिलिस किसकी है दोस्तों, दिमाग में आना चाहिए, मलेरिया की है, ठीक है। और मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू। प्रभावित अंग देखें तो कौन सी, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, इसीलिए इसका उपनाम भी दिया गया है। उपनाम क्या है, बैकबोन फीवर, यानी बैकबोन फीवर, रीढ़ की हड्डी का बुखार, ठीक है। ध्यान में होना चाहिए, इसके नाम से दिया गया है, ठीक है। उपाय है विभिन्न प्रकार के, साथ दवाएं भी होती हैं, ठीक है। उपाय के लिए बकरी का दूध भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो टेस्ट पूछ सकता है कि डेंगू रोगी से संबंधित टेस्ट कौन सा है, तो कौन सा है, टोर्निक्यूट, टेस्ट का नाम है टोर्निक्यूट टेस्ट होता है दोस्तों, है ना। तो ये है डेंगू से संबंधित। एक बार पुनः देखिए कि डेंगू को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि डेंगू का उपनाम क्या है, तो बैकबोन फीवर, या किस रोग को बैकबोन फीवर के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, डेंगू, यानी रीढ़ की हड्डी का बुखार, ठीक है। विषाणु क्या है, आर्बो वायरस, संक्रमण क्या है, मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से, और प्रभावित अंग क्या, रीढ़ की हड्डी। टेस्ट का नाम पूछे तो क्या है, टोर्निक्यूट टेस्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। टोर्निक्यूट टेस्ट का नाम दिया गया, इसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं, ठीक है। ये है आज से संबंधित हम जो डेंगू रोग के बारे में पढ़ा, और साथ ही अन्य विषाणु जनित रोग के हमने
विस्तृत अध्ययन भी किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक भी पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन रोगों से संबंधित बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। 4 लाइनें, उनके अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान में रखते हो तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि विषाणु जनित रोग आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में लाइक का बटन भी दबाओ और बेल आइकन का बटन भी दबाओ, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें CMS यूट्यूब चैनल के साथ, और अपनी जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को वो मजबूत रख पाएँ और मजबूत बना पाएँ दोस्तों। नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जैसे जैसे जितने साइंस के टॉपिक हैं, सारे साइंस के टॉपिक की वीडियो आपको CMS यूट्यूब चैनल के द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।